बात करते हैं देश के हालात की। देश में इन दिनों जैसे धमाके पर धमाके हो रहे हैं और आतंकी पकड़े जा रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि पुराना दौर फिर से लौट आया है। अभी 10 नवंबर को ही दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ था और 13 लोगों की जान चली गई। लेकिन इस ब्लास्ट के केवल 5 दिन के बाद अब जम्मू कश्मीर में लाल किले जैसा ब्लास्ट हुआ है और 9 लोगों की जान गई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रात करीब 11:22 पर बड़ा धमाका हुआ। ये ब्लास्ट नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ, जिसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। पुलिस स्टेशन में हुए धमाके के कई सीसीटीवी वीडियो सामने आए, जिसमें ब्लास्ट के बाद आसपास के घरों की खिड़कियों के कांच भी टूट गए। कंपन ऐसा हुआ मानो भूकंप आ गया। धमाका इतना जोरदार था कि 100 मीटर दूर तक मानव अंक के टुकड़े में। बड़ी बात यह है कि यह मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसे दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट के समय। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि धमाके की आवाज सुनकर लोग दहल उठे। धमाके के बाद नौगाम थाने का मंजर और भी भयावह था। धमाका होने के बाद नौगाम पुलिस थाना तो आग का गोला बन गया। पूरा थाना धू धू कर जल रहा था और थाने में खड़ी गाड़ियां भी। इस थाने के अंदर जम्मू कश्मीर के पुलिस के जो जवान और अन्य लोग मौजूद, उनके शव शत विशत हो गए। पहले तो लगा कि थाने पर बम से आतंकी हमला हुआ, इसलिए सुरक्षा बल के जवानों ने रात को ही पूरे इलाके को घेर लिया। डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंच गई और आतंकियों की तलाश शुरू हुई। लेकिन कुछ ही देर बाद पता चला कि यह धमाका थाने में रखे उस विस्फोटक में हुआ है जो फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के घर से बरामद किया गया था। नौगाम थाने में हुए ब्लास्ट की जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। पुलिस सूत्रों की माने तो धमाका उस वक्त हुआ जब पुलिस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त विस्फोटक को सील कर रही थी। बताया गया कि पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम के अधिकारी फरीदाबाद से जब 360 किलोग्राम विस्फोटक के सैंपल ले रहे थे, उसी समय ये विस्फोट हुआ। इस भीषण विस्फोट में जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर शाह असरार की मौत हो गई, जबकि कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मारे गए। फॉरेंसिक टीम के कई अधिकारी, एक नायब तहसीलदार, राजस्व विभाग के 2 लोग और 2 फोटोग्राफर के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। धमाके के बाद इन लोगों के घरों पर मातम छाया है। इंस्पेक्टर शाह असरार की मौत की खबर सुनते ही पूरा परिवार गम में डूब गया। महिलाएं तो बिलक बिलक कर रोने लगी। आने वाले वक्त में ये आईजी भी हो सकता था, बड़ा अफसर बनता था। शायद हमारी ये बदकिस्मती है। ब्लास्ट में जो फोटोग्राफर मारे गए, उनके कुलगाम स्थित घर पर भी मातम पसरा हुआ है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने भी ब्लास्ट के पीछे आतंकी साजिश की संभावना से इनकार किया। डीजीपी नलिन प्रभात का दावा है कि यह सिर्फ एक हादसा है। धमाके की जानकारी देने के लिए जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मानवीय चूक को ब्लास्ट की वजह बताया। On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before. धमाके पर गृह मंत्रालय ने भी बयान जारी किया। गृह मंत्रालय के जम्मू कश्मीर संभाग के संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे ने कहा, धमाके के कारणों का पता लगाया जा रहा है। An accidental explosion took place at about 11:20 p.m. on 14th November, that is yesterday night. The cause of the accident is being investigated. धमाके की वजह हादसा या साजिश, ये तो पुलिस और जांच एजेंसियां ही बताएंगी। लेकिन ब्लास्ट इतना जोरदार था कि धमाके का असर पुलिस स्टेशन से 100 मीटर दूर तक दिखाई पड़ा, जहां आसपास के घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। आप देख सकते हैं कि कमरे के अंदर भी जो शीशे हैं वो टूट चुके हैं। खिड़की दरवाजों का हाल क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। भले इस ब्लास्ट को मानवीय चूक से हुआ हादसा बताया जा रहा है, लेकिन इस भयानक ब्लास्ट ने कई सवाल खड़े किए हैं। पहला सवाल यह है कि इतनी रात को विस्फोटक की जांच आखिर क्यों की जा रही थी। सवाल यह भी है कि 9 तारीख को फरीदाबाद से विस्फोटक पकड़ा गया तो अब तक उस विस्फोटक की जांच क्यों नहीं की गई। तीसरा सवाल यह है कि अमोनियम नाइट्रेट या फिर आरडीएक्स में बिना डेटोनेटर और सर्किट के धमाका नहीं हो सकता, तो फिर यह धमाका कैसे हुआ। अगर सर्किट पूरा था और बम एक्टिव होने का अंदेशा था तो उसे थाने में किसे रखा, क्यों थाने में रखा गया, यह भी एक अहम सवाल है। और चौथा सवाल यह है कि आखिर जांच टीम ने सुरक्षा के उपाय क्यों नहीं किए
अगर सुरक्षा के इंतजाम करके विस्फोटक की जांच कर रहे होते तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। तो ये तमाम सवाल इस मामले को लेकर उठ रहे हैं और ये तमाम सवाल जो हैं ये शक पैदा करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी मानवीय चूक कैसे हो सकती है। और यही शक आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी है। पहले दिल्ली में कार ब्लास्ट और अब नौगाम में पुलिस स्टेशन के अंदर हुए धमाके पर अरविंद केजरीवाल ने चिंता जताई है। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार से कई सवाल किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने पूछा, आखिर देश में ये क्या हो रहा है? सरकार, सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया तंत्र और गृह मंत्री आखिर क्या कर रहे हैं? देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे और क्यों होने दिया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल इन सवालों का जवाब मांग रहे हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर। पुलवामा हुआ, उसके बाद पहलगाम हुआ, उसके बाद अब दिल्ली हुई, अल्लाह जाने आगे क्या होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मुश्ताक गुरु ने भी नौगाम विस्फोट पर सवाल उठाए हैं। लेकिन इसको कहीं आइसोलेशन में भी कर सकते थे। एक रेजिडेंशियल एरिया में इतना बड़ा ये डंप करना, एक्सप्लोसिव डंप करना, ये तो एक सवालिया निशान लगाता है इस पे। तो सवालों की फहरिस्त लंबी है और इन सब के बीच फरीदाबाद से लेकर दिल्ली, यूपी और गुजरात तक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो रहा है और आतंकी पकड़े जा रहे हैं। तो फारूक अब्दुल्ला इन आतंकी हमलों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराने में लगे हैं। फारूक अब्दुल्ला का दावा है कि मुसलमानों को इस देश में ही हिंदुस्तानी नहीं माना जाता, इसलिए पढ़े लिखे डॉक्टर मजबूरी में ये रास्ता अपना रहे हैं। सुनिए फारूक अब्दुल्ला का वो विवादित बयान जिसमें वो देश को दहलाने की साजिश रचने वाले आतंकी डॉक्टरों को निर्दोष बताने में जुटे हुए हैं। जहां हर कश्मीरी पे उंगलियां उठाई जा रही हैं, अब कब तक हम लोगों को इसका देना पड़ेगा? कब तक? कब वो दिन आएगा जब हमको भरोसा आएगा नहीं हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हम जिम्मेवार नहीं है इस चीज के? जो जिम्मेवार है उनसे पूछे क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा। वहीं श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने पर हुए विस्फोट से पूरा देश सदमे में है। पुलिस जवानों की शहादत का देश बदला मांग रहा है। तो जिन लोगों ने इस ब्लास्ट में जान गंवाई उन्हें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी। डीजी एनआईए, डीजीपी जम्मू कश्मीर, वरिष्ठ सेना के अधिकारी और पुलिस अधिकारियों के साथ साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उपराज्यपाल नौगाम के उजाला हॉस्पिटल भी गए और नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट से घायल हुए लोगों का हालचाल जाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच के दौरान आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी में रहने वाले कश्मीरी मूल के 200 डॉक्टर रडार पर हैं और इनमें से कई डॉक्टर शाहीन के आतंकी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं, जिनके बारे में अब खुफिया एजेंसियां जांच कर रही हैं और आगे सुराग तलाशा जा रहा है। तो डॉक्टर मुजफ्फर अहमद, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन की तरह पूरे देश में और भी ऐसे डॉक्टर बताए जा रहे हैं जो आतंक के डॉक्टर डेथ मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट केस में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन यूपी में कश्मीरी मूल के करीब 40 डॉक्टर्स के संपर्क में थी। आशंका है कि डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क कई देशों में हो सकते हैं। इस आशंका की वजह डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क में पाकिस्तानी सेना के डॉक्टर्स का होना बताया गया है। ये खबर जैसे ही सामने आई तो पता चला कि कश्मीर के रहने वाले करीब 200 डॉक्टर मेडिकल स्टूडेंट यूपी में हैं और ये सभी एजेंसियों के रडार पर हैं। आतंकी डॉक्टर शाहीन के करीबी बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि यूपी एटीएस डॉक्टर शाहीन से पूछताछ कर राज उगलवाने में जुटी है। गिरफ्तार 3 मुख्य आरोपियों के अलावा 5 से ज्यादा संदिग्ध डॉक्टर हिरासत में लिए गए। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए डॉक्टर्स की कॉल डिटेल की जांच हो रही है और इसमें खुलासा हुआ है कि कई लोगों के संपर्क में डॉक्टर थे जो पकड़े गए हैं। ज्यादातर डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और एजेंसियों ने संदिग्ध डॉक्टर्स की एक लंबी लिस्ट भी तैयार की है। उनमें से तमाम डॉक्टर्स के फोन फिलहाल बंद आ रहे हैं और उनकी तलाश अब जांच एजेंसियां कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्ध डॉक्टर्स का पता लगा रही हैं। इसी क्रम में सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक पठानकोट से भी एक डॉक्टर हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिया गया डॉक्टर रियाज अहमद
दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले आतंकी डॉक्टर उमर के संपर्क में था और डॉक्टर रियाज भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। एजेंसियां डॉक्टर रियाज अहमद से भी पूछताछ कर रही हैं। इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों को एक इनपुट मिला। सूत्रों के मुताबिक आतंकी डॉक्टर शाहीन का उत्तराखंड से भी कनेक्शन है। शाहीन के फोन की जांच से उत्तराखंड कनेक्शन का खुलासा हुआ। उत्तराखंड में शाहीन के कई करीबियों का भी पता लगा है। यूपी एटीएस की एक टीम उत्तराखंड में इसकी तहकीकात करने में जुटी है। धर्मांतरण नेटवर्क को लेकर भी डॉक्टर शाहीन की जांच की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसियां ताबड़तोड़ एक्शन ले रही हैं और इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक अहम खबर आई है। आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल के निशाने पर कई नेता थे। उत्तर प्रदेश के हिंदूवादी नेता निशाने पर थे, यानी कि आतंकियों ने धमाका करने के साथ साथ हिंदू नेताओं को मारने की तैयारी भी कर रखी थी। आतंक के डॉक्टर डेथ मॉड्यूल से जुड़े संदिग्ध डॉक्टरों के बारे में पता लगाने के लिए जांच टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी के मुख्यालय पहुंची। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम के अलावा लखनऊ की भी टीम काफी देर तक यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों से जानकारी लेती रही। ब्लास्ट मामले में दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर टीम ने भी अलग से मामले की एफआईआर दर्ज की है। धमाके के 5 दिन के बाद दिल्ली को दहलाने वाले मास्टरमाइंड का पता भी चल चुका है। फिदायीन हमले को अंजाम देने वाले सरगना का सुरक्षा एजेंसियों ने पूरा चिट्ठा जुटा लिया है। फरीदाबाद से लेकर दिल्ली तक सामने आए फिदायीन मॉड्यूल का सरगना आतंकी डॉक्टर मुजफ्फर राथर है, जो धमाके से पहले गिरफ्तार हुए डॉक्टर आदिल का भाई है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फर लगातार पाकिस्तान के 3 हैंडलर्स के संपर्क में था। मसूद अजहर के भाई से बातचीत के बाद मुजफ्फर राथर ने अफगानिस्तान में फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ली। सूत्रों से खबर यह भी है कि 22 अगस्त को वो दुबई के रास्ते अफगानिस्तान गया था, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। खबर यह भी है कि वो अभी भी अफगानिस्तान के हेलमंड या कुनार में छिपा हुआ है। तो धमाकों के पीछे न सिर्फ जैश, हिजबुल और पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है, बल्कि सूत्रों से तुर्की कनेक्शन का भी खुलासा हो रहा है। खबर यह है कि आतंकी आदिल और मुजम्मिल तुर्की में बैठे अबू उकासा के संपर्क में थे। अबू उकासा तुर्की के वर्चुअल नंबर से बात करता था। मार्च 2020 में दोनों अबू उकासा से मिलने तुर्की पहुंचे थे। सरगना डॉक्टर मुजफ्फर अहमद राथर भी इनके साथ तुर्की गया। सोशल मीडिया के जरिए भी हिजबुल और जैश के संपर्क में राथर बना हुआ था। कई बड़े खुलासे के बाद आतंकी डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल के नेटवर्क की तस्वीरें अब धीरे धीरे साफ हो रही है। भारत की बात करें तो इस मॉड्यूल की जानकारी सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली। वहां से जांच हरियाणा के फरीदाबाद और नूह तक पहुंची। फरीदाबाद में ही आतंकी उमर, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल और आदिल ने अड्डा बना रखा था। अभी तक की जांच में डॉक्टर शाहीन का नेटवर्क कानपुर से शुरू होकर लखनऊ तक मिला है, तो वहीं आतंकी आदिल की शादी में सहारनपुर के डॉक्टर भी शामिल होने गए थे। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में भी इनके लिंक्स मिले हैं और उसकी जांच चल रही है। देश से बाहर अफगानिस्तान, तुर्की और पाकिस्तान तक नेटवर्क होने की बात सामने आ रही है, क्योंकि आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल का सरगना अफगानिस्तान में फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ली थी उसने। आतंकी आदिल और मुजम्मिल तुर्की में बैठे पाकिस्तानी हैंडलर अबू उकासा के संपर्क में थे और सूत्रों के मुताबिक आतंकी डॉक्टर शाहीन पाकिस्तान के कई डॉक्टर्स के संपर्क में लगातार बना हुआ था। दिल्ली धमाके के 5 दिन के बाद एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो डराने वाला है। भले ही धमाके से सड़क पर गड्ढे नहीं बने, लेकिन 40 फीट नीचे लाल किला मेट्रो स्टेशन थर्रा उठा। चालीस फीट ऊपर सड़क पर धमाका और नीचे कांप उठा मेट्रो स्टेशन। 10 नवंबर को जैसे ही शाम के वक्त 6:50 और 55 सेकेंड हुए, अचानक मेट्रो स्टेशन हिलने लगा। जैसे ही मेट्रो स्टेशन थर्राया, एक शॉप पर काम करने वाला युवक डरकर खड़ा हो गया और मेट्रो यात्री ठिठक गए। उस वक्त किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन धमाके की आवाज सबके कानों तक पहुंची। धमाका इतना जोरदार था कि फूड शॉप पर रखा सामान हिलने लगा और ये मंजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। धमाके के वक्त की ये तीनों तस्वीरें बताती हैं कि ब्लास्ट कितना जोरदार था। भले ही सड़क पर गड्ढे नहीं बने, लेकिन सड़क से लेकर मेट्रो स्टेशन के अंदर तक खौफ देखा गया। मेट्रो स्टेशन के अंदर इस वीडियो के आधार पर भी एंटी टेरर यूनिट ने एक और एफआईआर दर्ज की है। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार खाई में गिर गई
और इस खतरनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा ऐसा जिसको जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। दिल दहला देने वाले इस हादसे का खतरनाक मंजर दिखा। रेलिंग तोड़कर कार सीधे खाई में जा गिरी। पुलिस के मुताबिक हादसा ड्राइवर की झपकी की वजह से हुआ। हादसे के वक्त कार की स्पीड भी 150 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब थी। हादसे के बाद की तस्वीरें तो और भी ज्यादा भयानक हैं। इतनी मजबूत कार का कबाड़ा निकल गया। कार दिल्ली से मुंबई जा रही है। महाराष्ट्र के नासिक से एक तस्वीर सामने आई जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां पर एक तेंदुआ रिहायशी बस्ती में आ गया और जब तक वहां पर रहा लोगों की जान पर बनी रही। तेंदुआ कभी इधर आता कभी उधर जाता। आगे आगे भीड़, पीछे पीछे तेंदुआ। 5 घंटे तक तेंदुए ने ऐसे ही खौफ फैलाया। तेंदुआ सबसे पहले घर के आंगन में दिखा, फिर दीवार फांदकर दूसरे घर में घुस गया। उसके बाद तेंदुआ पार्किंग में पहुंच गया। यहां तो लोगों को तेंदुए में साक्षात यमराज नजर आए, जो जहां छिप सकता था जान हथेली पर रखकर भागा। पार्किंग से निकलकर तेंदुआ मजदूरों के बीच पहुंच गया। यहां भी काल के दर्शन से प्राण हलक में उतर आए। जहां मौका मिला उधर भागे। तेंदुआ भी उनके पीछे पीछे बिल्डिंग में जा घुसा। करीब 5 घंटे तक तेंदुआ ऐसे ही मुसीबत बना रहा। गनीमत ये रही कि उसके बाद वन विभाग ने इसे पकड़ लिया, लेकिन तब तक ये 9 लोगों पर हमला कर चुका था। शहर शहर तेंदुए का कैसा कहर मचा है, इसकी गवाही देती तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे से आई है, जहां पर एक किसान पर मोटरसाइकिल चलाते समय तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए के हमले से खौफजदा किसान बाइक समेत जमीन पर जा गिरा। जिस हाईवे पर जबरदस्त आवाजाही थी वहां तेंदुए ने बाइक सवार पर हमला बोल दिया। तेंदुए ने बाइक का पीछा किया और फिर अचानक छलांग लगा दी। हाईवे पर तेज रफ्तार में चल रहा किसान बाइक के साथ सीधे जमीन पर जाकर गिरा, जिसके बाद उनको गंभीर चोटें आई हैं। तेंदुए के इस अटैक के बाद इलाके में डर का माहौल है। तेलंगाना के सिद्दीपेट से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है, जहां पर एक तेज रफ्तार बस ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सबको दिखी बाइक, बस जिसको देखनी थी उसने ही नहीं देखी। बस ड्राइवर की लापरवाही इस युवक की जिंदगी पर भारी पड़ गई। सरकारी बस ड्राइवर की इस जानलेवा गलती का वीडियो देखिए। नागराजू नाम का युवक स्कूटी में सड़क पार करता दिखा, तभी सामने से आई बस ने उसको न सिर्फ टक्कर मारी बल्कि काफी दूर तक घसीटती चली गई। इस टक्कर से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। चुनाव के दौरान बिहार की सियासत में खूब पोस्टरबाजी हुई। पार्टियों ने पोस्टर लगा लगाकर एक दूसरे की खूब लानत मलानत की, लेकिन ये पोस्टर वार चुनाव के बाद भी थमता हुआ नहीं दिख रहा है। इस पोस्टर को जेडीयू ने अपने एक सोशल मीडिया हैंडल पर डाला है, जिसमें नीतीश और मोदी को एक साथ दिखाया गया। पोस्टर के नीचे भोजपुरी भाषा में मोदी और नीतीश की जोड़ी को हिट बताया गया है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के कामों पर विश्वास करके बिहार में इतना बड़ा परचम जीत मिला है। जो एमआई समीकरण कहते थे विरोधी दल के लोग, आज यहाँ पे महिला और युवा, एमआई इधर भी है, तो महिला युवाओं की प्राथमिकता सरकार की रहेगी। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, सहयोगी दल भी नीतीश मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे। इतना बड़ा मैंडेट मिला है उन्हीं के कृपा से और नीतीश कुमार जी की कृपा से, दोनों के काम से मिला है। ये बिहार के लिए अच्छा दिन आया है। 5 साल में बिहार का दशा दिशा दोनों बदल जाएगा। बिहार की आवाम ने जिस तरह का जनादेश दिया है उससे बीजेपी जोश से लबरेज है। यही वजह है कि पार्टी हर जगह पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी को सराह रही है। दूसरी तरफ बिहार में आरजेडी की बुरी हार के बाद टिकट न मिलने पर कुर्ता फाड़कर राबड़ी देवी के आवास के बाहर चीख चीख कर रोने वाले आरजेडी नेता मदन प्रसाद का वीडियो एक बार फिर वायरल है, क्योंकि 19 अक्टूबर को मदन प्रसाद ने जो भविष्यवाणी की थी वैसे ही नतीजे सामने आ गए हैं। सरकार नहीं बनेगा इसका कि 25 को बस्ती बन जाएगा लालू तेजस्वी यादव, क्यों कि बहुत घमंडी है। अरे भेंट नहीं करता है लोगों से। गंभीर आरोप लगाते हुए अचानक जमीन पर गिरकर आरजेडी नेता जब जमीन पर चीखने लगे तो वहां खलबली मच गई। अरे 2 दिन से खाना नहीं खाए। फूट फूट कर रोते हुए मदन शाह ने आरजेडी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था। संजय यादव टिकट बेचा है, हमका बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो। टिकट कटने से मदन प्रसाद सदमे में आ गए थे और तभी उन्होंने आरजेडी की हार की बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी। सरकार नहीं बनेगा इसका कि 25 को बस्ती बन जाएगा लालू तेजस्वी यादव, क्यों कि बहुत घमंडी है। अरे भेंट नहीं करता है लोगों से। 19 अक्टूबर को मदन प्रसाद ने रोते रोते जो बात कही थी अब वो सच हो गया है।
ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि आरजेडी को शायद मदन प्रसाद का श्राप लग गया। झटका देने वाली अगली खबर लालू यादव के घर से आई है। लालू को अपनी किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने पार्टी छोड़ दी। न सिर्फ पार्टी बल्कि उन्होंने परिवार से रिश्ता खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। किडनी देकर पिता लालू की जान बचाना हो या पार्टी के लिए प्रचार, रोहिणी हर जगह आगे थी, लेकिन अब उन्होंने सब छोड़ दिया है। वो लिखती हैं, मैंने पार्टी छोड़ दी है, परिवार से भी रिश्ता तोड़ लिया। संजय यादव और रमीज ने यही करने को कहा था, मैं सारे इल्जाम अपने सिर पर लेती हूँ। बेटी रोहिणी से पहले लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने भी घर छोड़ने की वजह पार्टी के कुछ नेताओं को बताया था। अब देखिए का पार्टी का हारा पार्टी, यही सब पार्टियां वाला हमको बाहर किया घर वाला। हार के बाद तेज प्रताप की पार्टी जेजेडी के इंस्टाग्राम पेज ने उनके बयान को कोट किया, जिसमें लिखा था, जयचंदों ने माननीय लालू यादव की सोच वाली असली आरजेडी को बार बार ठगा और आज बर्बाद कर दिया। मुझे 6 साल के लिए निकालने वालों, जनता ने तुम्हें भी बाहर निकाल दिया। परिवार के 2 लोगों की पार्टी छोड़ने की वजह एक संजय यादव हैं, जो रहने वाले तो हरियाणा के हैं, लेकिन तेजस्वी की दोस्ती की वजह से पार्टी में उनका रसूख काफी ज्यादा है। तो सवाल यह है कि जिस संजय यादव और इस रमीज की वजह से रोहिणी ने पार्टी छोड़ी, आरजेडी में उनकी हैसियत क्या है? तो चलिए आपको हैसियत बताते हैं। ये तेजस्वी यादव के दोस्त कहे जाते हैं। आरजेडी में बड़े बड़े फैसले लेने वाले संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं। राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हैं। बताया जाता है कि वो तेजस्वी के दोस्त हैं, दोनों साथ में क्रिकेट खेलते थे। फिलहाल संजय आरजेडी से राज्यसभा सांसद हैं। वो तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार भी हैं। रोहिणी के लिए दूसरे विलन रमीज भी बिहार नहीं बल्कि यूपी के रहने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले वो डिप्टी सीएम ऑफिस में बैकडोर का काम देखते थे। तेजस्वी को वो पसंद आए और अब वही रमीज उनके रूटीन से लेकर कैंपेनिंग का काम देखते हैं। भाई तेज प्रताप ने तेजस्वी के इन्हीं करीबियों को जयचंद कहकर पुकारा था, लेकिन तेजस्वी ने इन्हें नहीं छोड़ा और अब परिणाम सबके सामने है। तेज प्रताप के लिए तेजस्वी ने कभी पब्लिकली सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाया। ये तक कह दिया कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं। लेकिन अब तो पार्टी के ही नेता अपने संस्थापक के घर वालों से उलझने लगे तो विरोधियों ने भी तंज कसा। राजद एक पारिवारिक पार्टी और परिवार का अंदरूनी कलह उभर कर आया। पार्टी छोड़ने वाली रोहिणी को महागठबंधन के नेताओं से हमदर्दी भी खूब मिल रही है। रिश्ते कभी नहीं टूटते रोहिणी जी, और आप बहुत अच्छी हैं। आप राजनीति से संन्यास ना लें। राजनीति में आप जैसे लोगों की जरूरत है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि बेटियों की नाराजगी की एक वजह लालू की संपत्ति में हिस्सेदारी की चाह भी है। मसला लालू के परिवार का है और फिलहाल अस्पतालों के चक्कर लगाने वाले बुजुर्ग लालू जनादेश से ज्यादा अपने परिवार के क्लेश से विचलित हो रहे होंगे। अपने ही बेटी से चोट मिलने के बीच जेडीयू ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर एक पोस्टर के जरिए अनबा बोला। नीरज कुमार ने पोस्टर लालू को धृतराष्ट्र और राबड़ी देवी को गांधारी के रूप में दिखा दिया है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने लालू यादव परिवार पर तंज कसने वाला यह पोस्टर पटना के बेली रोड पर लगवाया। राजधानी पटना में बड़ा जो पोस्टर है वो महाभारत की तर्ज पर लगाया गया है। इस पोस्टर को महाबिहार का नाम दिया गया। राजनीति के धृतराष्ट्र कौन, ये बिहार की जनता जानती है। पुत्र मोह गांधारी राजनीति के आंख पर पट्टी है, पूछ रहे हैं, बीमार हैं, चल नहीं पाते हैं। इधर पोस्टर के जरिए नीरज कुमार ने आरजेडी के सांसद संजय यादव पर भी तंज कसा। संजय देखो तुमको क्या दिख रहा है? तो संजय बोल रहे हैं, महाराज हमको तो हरियाणा का वाला मॉल दिख रहा है। पोस्टर सुर्खियों में छाया तो आरजेडी ने भी पलटवार किया। जनता पोस्टर नहीं देखना चाहती है। वो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि बिहार को रसातल में पहुंचाने में किसकी भूमिका रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से ऐसी खबर आई है जिसको देखकर और सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पुलिस ने हाईवे पर साधु के चोले में लूटपाट करने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। ये हाईवे पर दौड़ती कार के बीच अचानक आते हैं और जैसे ही कार रुकती है लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। नागा साधु का हुलिया बनाए इन चोरों को बीच हाईवे पर देखिए। कार के बोनट पर पैर रखकर ये चोर भस्म करने की धमकी देकर कार खुलवाते हैं और फिर सब कुछ लूट लेते हैं।
दिल्ली के रहने वाले ये बदमाश पहले भी लूट की कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन इस बार इनकी पोल खुल गई। डैशबोर्ड में नकली साधुओं के चेहरे कैद हो गए। फिर क्या था, पुलिस ने अभियान चलाया और नकली साधु बने इन 7 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी हुई 2 सोने की अंगूठी, 5,000 रुपए नकद और एक कार भी जब्त की है। राजस्थान के बालोतरा से डरावनी तस्वीर सामने आई, जहां पर एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। राहत की बात यह रही कि भीषण हादसे के बावजूद ड्राइवर सुरक्षित है। कार जैसे ही पुल के नीचे उतरी वैसे ही पलट गई। वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको सड़क पर पड़ा ये बड़ा सा पत्थर दिखेगा, जो कि इस हादसे की बड़ी वजह बना। हादसे से पहले कार की स्पीड भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन कार के सामने अचानक पत्थर आया। पत्थर से टायर का बैलेंस बिगड़ा और कार पलट गई। लोगों ने दौड़कर पलटी हुई कार से किसी तरह ड्राइवर को बाहर निकाला। बीच सड़क ये पत्थर आखिर किसने रखा, यह भी जांच का विषय है।